नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज भी हम लोग यहाँ पर बिहार एसएससी का सेट करने वाले हैं, जो कि आप लोग को पता है कि यहाँ पर आप लोग को इस चैनल पे लगातार बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि 75 जी के उसमें कवर किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि लगभग हम लोग 58 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें का सभी में अगर 75 क्वेश्चन जोड़े तो बहुत ज़्यादा जी के हो जाता है अपना सबका तैयारी। और आप लोग को पता है कि बिहार एसएससी के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। हो सकता है वो सिर्फ नवंबर कहा गया है, नवंबर मंथ में होगा, लेकिन नवंबर मंथ में होगा या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है। हो सकता है डेट बढ़ा दे, लेकिन एक प्रकार का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि नवंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मात्र हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, और हम लोग को क्या है, एग्ज़ाम का बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना है। तो लगातार लगे रहिएगा बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में, इस सेट में आप लोग को जो क्वेश्चन मिलने वाला है, ये हूबहू आप लोग को उसी प्रकार का मिलेगा जिस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी को देखते हुए सेट बनाया गया है, और इसमें आप लोग को 75 जो है जीके जैसे रहता है, और 75 आप लोग को उधर मैथ रीजनिंग का रहता है। तो मैथ रीजनिंग में आप लोग 60+ ला सकते हैं आसानी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, इंटर स्तरीय है इसीलिए। और जीके जीएस में इधर आप लोग अगर लगभग 50 ला लीजिएगा 75 में, तो आप लोग का कट ऑफ हो सकता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। बाकी बात आप लोग प्ले लिस्ट से आप टोटल वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। प्ले लिस्ट से आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा 59वां वीडियो होगा इस प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति आप लोग याद रखिएगा, ये अहोम जनजाति है, ओ से अहोम, ओ से असम। तो अहोम जनजाति कहाँ पाया जाता है वो याद रखिएगा, असम में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित, आप लोग याद रखिएगा कहाँ से, असम से संबंधित है। असम की राजधानी दिसपुर हो गया। असम में बहुत सारा नेशनल पार्क है, जैसे कि जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध जो नेशनल पार्क है असम का वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो वो किस लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखिएगा, वो एक सिंह वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, असम में हो गया। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमारा कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। तो जो हमारा भागीरथी और अलकनंदा है, ये नदियाँ गंगा में कहाँ पर मिलती है ये बताना है। सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि गंगा नदी निकलती कहाँ है। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। ऐसा सुने आप लोग, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। तो जहाँ से गंगा नदी निकलती है वहाँ पर इसका नाम गंगोत्री नहीं है, वहाँ पर उसका नाम भागीरथी। तो भागीरथी के नाम पे वहाँ से आती है। उसके बाद देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। भागीरथी नदी जो है वो देव प्रयाग में किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है, और वहीं पर वो गंगा नदी कहलाने लगती है। तो याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, देव प्रयाग में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देव प्रयाग में। और भी इसमें बहुत सारा मिलान करने आ जाता है, जैसे कि हमारा कर्ण प्रयाग हो गया। कर्ण प्रयाग में आप लोग याद रखिएगा अलकनंदा और जो हमारा पिंडार नदियां हैं, अलकनंदा और पिंडार नदियां, ये दोनों अलग कर्ण प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलता है, कर्ण प्रयाग में। और हमारा जो अलकनंदा, और याद रखिए आप लोग एक ट्रिक आप लोग को बता देता हूँ, हमारा हो गया अलकनंदा और सभी में जितना भी नदियां हैं इसमें मिलान करने वाले में आपको पूछा जाए कि ये किसका किसका मिलान मतलब क्या कहलाता है या फिर कहाँ पर होता है। तो सभी में कॉमन एक नदी रहता है, अलकनंदा। तो सभी में अलकनंदा नदी रहेगा ही। उसके बाद क्या करना है कि इसमें अलग अलग जोड़ते जाना है, और उसके बाद बताना है कौन सा नदी। जैसे कि हम लोग जस्ट बताया अभी कि अलकनंदा जब भागीरथी से मिलता है देव प्रयाग बनता है, फिर अलकनंदा अगर पिंडार नदी से मिलेगा तो कर्ण प्रयाग बनेगा। उसी प्रकार अलकनंदा यदि, याद रखिए, अलकनंदा अगर मंदाकिनी नदी से मिलेगी, मंदाकिनी से, तो ये बन जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग कहाँ मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। कौन सा नदी, अलकनंदा और मंदाकिनी से। आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, अमरूद, ओ मो और अमरसू का दो, अमरूद, अमरूद। तो ओ से हो गया हमारा अलकनंदा, मो से हो गया मंदाकिनी। जब मिलता है तो ये कहाँ मिलता है, तो रुद्रप्रयाग में मिलता है। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं अमरूद से। और आप लोग याद रख सकते हैं जो हमारा कर्ण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग को आप लोग पिंडार नदी, पिंडार नदी कैसे याद रखें, जैसे पता है आप लोग कर्ण के बारे में जाने होंगे, महाभारत अगर देखे होंगे तो कर्ण के बारे में जानते होंगे। तो कर्ण ने क्या था, कर्ण ने क्या किया था कि जो हमारे इंद्र भगवान है
वो आए थे भेष बदल कर, मतलब साधु के रूप में, इससे कर्ण से कुछ मांगने के लिए, ठीक है। तो कर्ण ने क्या किया था, अपना पिंड दान दे दिया था, मतलब जो उसका शरीर का कवच था उसको पिंड बोलते हैं, वो दान दान दिया था, ठीक है। तो उसी प्रकार कर्ण से आप लोग मतलब वो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कर्ण से कि पिंड पिंड दान दिया था किसने, कर्ण ने। तो कर्ण से आप लोग याद रख सकते हैं पिंडार। पिंडार नदियां जब अलकनंदा से मिलती है तो कहाँ पर मिलती है, तो ये कर्ण प्रयाग में मिलती है। इस पर आप लोग याद रख सकते हैं ये तीनों। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भागीरथी अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर, देव प्रयाग में। फिर हम लोग पढ़ेंगे अलकनंदा मंदाकिनी से मिलेगा कहाँ पर, रुद्र प्रयाग में। ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कर्ण वाला हम लोग पढ़े कि अलकनंदा जब कहाँ मिलेगी, अलकनंदा किससे मिलेगी, पिंडार नदी से मिलेगी, तो कहाँ पर, कर्ण प्रयाग में। इस पर आप लोग याद रख सकते हैं। और भी एक दो है, उसे भी आप लोग याद रखिए। जैसे कि एक दो और बता देता हूँ, सब में तो अलकनंदा नदी कॉमन रहेगा। अलकनंदा नदी जब, फिर याद रखिएगा, अलकनंदा नदी जो नंदाकिनी नदी से मिलेगा, किससे, नंदाकिनी। याद रखिएगा नंदाकिनी, यहाँ पर लिख देता हूँ नंदाकिनी, नंदाकिनी। तो जो अलकनंदा नदी वो नंदाकिनी से मिलेगी कहाँ पर, नंद प्रयाग में। कहाँ पर, नंद प्रयाग में। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। एक और है हमारा मंदाकिनी हो गया हमारा, नंदाकिनी हो गया नंद प्रयाग में। और एक पूछा जाएगा आप लोग को धौलागिरा, धौलागिरा, धौलागिरा जो हमारा है नदी, वो अगर मिलेगा किससे, अलकनंदा से, वो क्या कहला जाएगा, कहाँ पर मिलेगा, तो याद रखिएगा वो मिलेगा विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। धौलावीरा विष्णु प्रयाग में, और हमारा नंदाकिनी नंद प्रयाग में। और सभी में कॉमन हमारा अलकनंदा नदी रहेगा। इस पर आप लोग टोटल याद रख सकते हैं। टोटल कितना बना बता दें, यहाँ पर 3 बता दिया हूँ। तो एक हो गया देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और हमारा हो गया एक कौन सा, तो हो गया हमारा ये जस्ट बताया हूँ नंद प्रयाग एक हो गया, और एक बताया हूँ कौन सा, तो वो आप लोग याद रखिएगा विष्णु प्रयाग। टोटल 5 नदियाँ जो मिलती है अलकनंदा से, उसके अनुसार कहाँ कहाँ मिलती है वो एक आप लोग याद रख सकते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, इसीलिए यहाँ पर टोटल बता दिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो अंटार्कटिका में जो पहला स्थापित किया गया था अनुसंधान केंद्र, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। और आप लोग याद रखिए दक्षिण गंगोत्री तो एक हो गया, उसके बाद दूसरा जो वहाँ पर स्थापित किया है वो स्थापित किया है मैत्री। दूसरा हमारा मैत्री हो गया, और तीसरा भी एक स्थापित किया है, उसका नाम है याद रखिएगा भारती। तो तीन तीन जो हमारा अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित किया अंटार्कटिका में भारत सरकार के द्वारा। वो कौन कौन सा जस्ट बताएं, दक्षिण गंगोत्री हो गया, फिर याद रखिएगा मैत्री, और तीसरा हमारा भारती। दक्षिण गंगोत्री पहला हो गया, मैत्री दूसरा, और भारती हमारा तीसरा हो गया। उसी पर अगर पूछा जाए आप लोग को, ये तो अंटार्कटिका में था, अगर पूछा जाएगा आर्कटिक क्षेत्र जो हमारा है, आर्कटिक क्षेत्र जो कि आप लोगों को पता है उत्तरी ध्रुव की इधर है आर्कटिक क्षेत्र, वहाँ पर जो है कौन सा अनुसंधान केंद्र बनाया है भारत सरकार के द्वारा, तो आप लोग याद रखिएगा वहाँ पर बनाया है कौन सा, तो हेमाद्री स्टेशन। कौन सा, हेमाद्री स्टेशन। इस पर आप लोग याद रख सकते हैं चारों स्टेशन कौन कौन सा हो गया, दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया, भारती, ये तीन हो गया कहाँ पर, अंटार्कटिका में। लेकिन आर्कटिक में कहेगा तो आर्कटिक में याद रखिएगा कौन सा, हेमाद्री। ये टोटल स्टेशन आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आप लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 4 हमारा है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के निम्न से किस राज्य में प्रचलित है। ये तो सभी कोई जानते होंगे। अगर बिहार से है तो मधुबनी आप लोग को बताया कि बिहार जिला, मतलब बिहार राज्य से ही संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि भारत में सबसे योजनाबद्ध अर्थात प्लान्ड सिटी जो हमारा वो कौन सा है। योजनाबद्ध को आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लान्ड। तो भारत का सबसे प्लान्ड सिटी अर्थात योजनाबद्ध शहर जो वो कौन सा है, याद रखिएगा वो हमारा है कौन सा, चंडीगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप जो है वो किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। तो याद रखिए ये किया गया था 1973 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1973 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए डेट तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1973 ईस्वी में। कब, तो 1 नवंबर 1973 ईस्वी को हमारा जो है यहाँ पर इस जो हमारा द्वीप था, लक्का द्वीप हो गया, मिनिकॉय द्वीप, अमीन द्वीप, ये एक प्रकार द्वीप का समूह था, उसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। कब, तो 1 नवंबर 1973 ईस्वी का इसका नाम जो है वो लागू हो गया है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 7 है कि
केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता जो निर्धारित करता है वो करता है शासक दल के अध्यक्ष। शासक दल के अध्यक्ष करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 में आप लोग पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष को उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो आप लोग याद रखिएगा, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनता है कोई, तो वो कम से कम उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक वहाँ पर काम किया होता है, मतलब 10 वर्ष का उसको अनुभव रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 वर्ष। उसी प्रकार आप लोग को बता दूं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का कोई बनना चाहते हैं न्यायाधीश, तो वो उसको कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। ये इसका क्या होता है? योग्यता होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत में रेलवे तंत्र जो स्थापित किया गया था वो 1853 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पहली बार जो ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? याद रखिएगा, मुंबई से थाने चले थे, मुंबई से थाने। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, पौधे का आर्द्र पतन रोग जो होता है वो होता है हमारा, यहाँ पर ऑप्शन बी आप लोग देख सकते हैं, फाइटोपथोरा। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस या इन्फेस्टेंस जो हमारा यहाँ पर आंसर है इसका कि जो हमारा पौधे का आर्द्र पतन रोग होता है वो किसके कारण होता है? ये होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। इसे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है हमारा। और प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13। और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? याद रखिए, सबसे पुराना स्मारक जो हमारा है वो अजंता की गुफाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजंता की गुफाएं। और आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा अजंता की गुफाएं ये कहाँ है? कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा अजंता की गुफाएं जो वो कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रश्न संख्या 14। और प्रश्न संख्या 14 में आप लोग को यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? याद रखिएगा, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो किया गया था वो पल्लव राजवंश के समय किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पल्लव राजवंश। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाले सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? ये सभी जो प्रक्रियाएं वायुमंडलीय प्रक्रियाएं ये सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। मतलब ये हमारा सबसे निचली परत है, कौन सा? क्षोभ मंडल। यहीं पर जो है सभी मौसम की दिशाओं बदलने वाले या फिर जितना भी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय की प्रक्रियाएं सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है कि मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन? मैजिक सीड्स का अगर हिंदी में बोलें तो ये क्या हो सकता है? जादुई बीज। ऐसे तो इस जादुई बीज इसका हिंदी में अनुवाद करना नहीं है, ये तो पुस्तक का नाम है, इसका जो नाम रखा जाता है वही रहता है। मैजिक सीड्स एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, बी.एस. नायपॉल। तो बी.एस. नायपॉल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है मैजिक सीड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी.एस. नायपॉल। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 है कि डेट्रॉइट जो हमारा डेट्रॉइट है निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, डेट्रॉइट जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए? तो ऑटोमोबाइल के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 है कि अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? तो याद रखिएगा, अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या तब होती है जब आयात जो वो निर्यात से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जब आयात निर्यात से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? अवांछनीय भुगतान का संतुलन का समस्या हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? याद रखिएगा, भारत में जो राजकोषीय नीति तैयार करता है वो करता है वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो भारत में राजकोषीय नीति का तैयार करता है। अगला प्रश्न यहाँ प्रश्न संख्या 20 है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? तो याद रखिएगा, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा जो अस्तित्व में आई थी वो अप्रैल 1952 ईस्वी में आई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, अप्रैल 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 21 है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? याद रखिएगा, भारत का संविधान जो हमारा संविधान है इसमें
सबसे ज़्यादा चीज़ें जो लिया गया है, सबसे ज़्यादा आर्टिकल जो लिया गया वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, इसमें जो हमारा संविधान है इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो इसमें था आर्टिकल उसी को लिया गया लगभग। उसके बाद बहुत सारे देशों से लिया गया है, ये आपको पता है। तो याद रखिए आप लोग कि इसको क्या कहा जाता है, तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 जो है इसको जो है भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहा जाता है? याद रखिएगा 1935 के जो हमारा भारत सरकार अधिनियम है इसी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अधिकतम जो हमारा नियम कानून जो भी है संविधान वो सभी यहाँ से यहीं से लिया गया अधिकतम। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 22 हमारा कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? याद रखिए भारत में समुद्री गायें जो पाई जाती है वो मन्नार की खाड़ी जो हमारा है वहाँ पर समुद्री बायो रिजर्व क्षेत्र में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी जो हमारा बायो रिजर्व क्षेत्र है वहीं पर समुद्री गाय पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि मन्नार की खाड़ी जो हमारा है वो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, और हमारा पाक जल संधि में भारत और सॉरी पाकिस्तान नहीं, मिस्टेक बोल दिया हूँ। मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को। और पाक जल संधि भी वहीं पर हमारा है, पाक जल संधि भी पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका को ही अलग करती है। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 23 है कि पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया? याद रखिए सर्जक विनाश के रूप में जो वर्णित किया है पूंजीवाद के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया को वो क्या है? शुम्पीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शुम्पीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों का स्थापना किया है? तो उत्तर भारत में कई शहरों का स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। जैसे कि आप लोग याद रख सकते हैं जो हमारा फिरोजपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया, ये सभी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही मतलब स्थापना किया गया इन्हीं के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 25 है हमारा कि मूंगे के चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो पार्क घोषित किया है समुद्री पार्क वो क्या है? कच्छ की खाड़ी की। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। और आप लोग को पता है कच्छ की खाड़ी कहाँ थी? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 पूछा जाएगा अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो याद रखिए अकबर का अभिरक्षक जो है वो बैरम खान था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैरम खान। और आप लोग यहाँ पर देख सकते जितना भी ऑप्शन है अबुल फजल हो गया, तानसेन, अमीर खुसरो, ये सभी जो है उसके अकबर के दरबार में नवरत्न था, नवरत्न में से ही ये अबुल फजल और तानसेन है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 27 है। प्रश्न संख्या 27 आप लोग को पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? याद रखिए पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा पानीपत का पहली लड़ाई तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद द्वितीय जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय जो हमारा पानीपत का युद्ध हो गया वो 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? याद रखिएगा वो हरिहर द्वितीय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 29 है कि गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? ये किया गया था पंचमी पंचवर्षीय योजना के दौरान। था पंचमी पंचवर्षीय योजना जो कब से कब हुआ था? आप याद रखिए ये हुआ था मात्र 4 वर्ष का। कितना वर्ष का? 4 वर्ष का हुआ था। वो कब से कब हुआ था? याद रखिएगा 1974 से 1978 जब वो पंचमी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1974 से 78। और इसी में गरीबी हटाओ का जो है नारा दिया गया किसके द्वारा? तो उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री हमारा? तो वो याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 30 है कि मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्र वाले रेखा को क्या कहते हैं? याद रखिए मानचित्र पर समान दबाव वाले क्षेत्र की रेखा को हम लोग बोलते हैं आइसोबार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आइसोबार। और आप लोग को पता है कि बार जो है वो क्या है? तो बार जो हमारा है वो दाब का मात्रक भी है। दाब कैसे पास्कल होता है और बार भी होता है इसी का। और आप लोग को पता है कि एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल होता है। एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल होता है। और आप लोग को पता है कि जो हमारा दाब है इसके दाब को हम लोग क्या कहते हैं?
दाब जो हमारा इसका मात्रक हो जाएगा पास्कल, तो होकर इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है दाब का वो होता है फोर्स बटे एरिया, अर्थात बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका जो मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसी को पास्कल बोलते हैं। और एक मात्रक इसका बार भी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है इसी में, और देखें आप लोग ऑप्शन हमारा सी है यहाँ पर, आइसोथर्म। आइसोथर्म किसको बोलेंगे? जो समान ताप को जोड़ने वाले रेखा होते हैं उसको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। और हमारा आइसोहेलिन है, तो आइसोहेलिन उसको बोलते हैं जो कि समान लवन वाले रेखा को जोड़ती है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर जो समान लवन वाला रेखा हो गया आइसोहेलिन हो गया। और आइसोहाइल जो हमारा है, या आइसोहाइल आप लोग याद रखिएगा, ये समान धूप वाले मतलब रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोहाइल कहते हैं। और आप लोग याद रखिए आइसोबाथ से, आइसोबाथ जो है वो तो समान गहराई वाले रेखा को जोड़ता है। ठीक है, असमान गहराई वाला रेखा को क्या बोलेंगे? आइसोबाथ बोलेंगे। और आइसोहाइट्स याद रखिएगा, आइसोहाइट्स बार बार पूछा जाता है। आइसोहाइट्स जो हमारा है वो समान वर्षा वाले रेखा को बोलते हैं। ठीक है, तो मानचित्र पर जो समान वर्षा क्षेत्रों वाली रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोहाइट्स बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? याद रखिए, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को हम लोग आतपन बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आतपन। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 32 है कि हमारा ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता क्या होता है? इसकी विविधता जो वो बढ़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा बढ़ती है। तो हम लोग यहाँ पर 32 नंबर तक प्रश्न कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 33। और प्रश्न संख्या 33 देखिए हमारा यहाँ पर क्या है कि निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना? तो किस कार्यक्रम का उद्देश्य वो ग्रामीण महिलाओं में बचत का बढ़ावा देना है? याद रखिए वो महिला समृद्धि योजना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? महिलाओं को बचत में बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की टेलीफोन का आविष्कारक थे? तो याद रखिएगा टेलीफोन का जो आविष्कारक है वो कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 35 है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो याद रखिएगा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी थे वो महेश भूपति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेश भूपति। और आप लोग याद रखिएगा कि महेश भूपति ने जो ये टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता था पहली बार, ये कब जीता था? तो आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जो हमारा महेश भूपति जो ये पहले टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं भारतीय है, और इसने 1997 ईस्वी में पहली बार ये हासिल किया ग्रैंड स्लैम टेनिस का। और आप लोग बताया कि टोटल टेनिस ग्रैंड स्लैम कितना है? 4 है। और इसका आप लोग एक ट्रिक्स याद रख सकते हैं कि किस प्रकार होता है। साल भर में 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है और चारों का जो समय है वो क्रम के अनुसार है। इसे आप लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ए एफ बी यू हमारा है। एस हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से हो गया फ्रेंच ओपन, बी से हो गया विलियमडन ओपन, और हमारा यू से हो गया यूएस ओपन। इस प्रकार 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है जो कि साल भर में होता है क्रम क्रम। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होगा, फिर फ्रेंच होगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर विलियमडन होता है और यहाँ पर यूएस ओपन होता है। आप लोग को पता है कि जस्ट अभी लास्ट हमारा जो साल चल रहा है इसीलिए यहाँ पर यूएस ओपन अभी जस्ट खत्म हुआ है। और यूएस ओपन जीतने वाला जो हमारा पुरुष हमारा हो गया वो कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा जनिक सिनर। जनिक सिनर आप लोग याद रखिए कहाँ का है? तो ये हमारा इटली का है। इसी ने पुरुष एकल में जीता है कौन सी? ये जीता है टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन। और महिला में जीता आर्यन सवालेंका। किसने? आर्यन सवालेंका। और ये कहाँ का है? ये बेलारूस का है। और बात करें हम लोग विलियमडन का, तो विलियमडन जो हमारा वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। पूछा जाता है प्रश्न की सबसे पुराना जो हमारा टेनिस ग्रैंड स्लैम वो कौन सा? है विलियमडन ग्रैंड स्लैम ही हमारा। और आप लोग याद रखिएगा विलियमडन जो जीता गया है वो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया पुरुष में। और अब जो हमारा फ्रेंच ओपन ये भी पुरुष में कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है। लेकिन बात करें फ्रेंच महिला में कौन जीता है? तो महिला में जो फ्रेंच जीता है वो इगा स्विटेक ने जीता है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है पुरुष में जनिक सिनर नहीं, और हमारा जो महिला में है वो आर्यन सवालेंका ने ही जीता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 हमारा है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट जो है हमारा
किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? देखिए ये स्थापित किया गया नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 37 है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जब मनाया जाता है वो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन ही मनाया जाता है। और आपको पता है महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ है, इसीलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 अक्टूबर। और आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो पहली बार गया हुआ था दक्षिण अफ्रीका, वो कब गया था? याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में। और आप लोगों को याद रखिए 1893 ईस्वी में हमारे स्वामी विवेकानंद जी है, ये भी कहाँ गए थे? शिकागो गए थे भाषण देने। कब? 1893 ईस्वी में ही गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर बता रहे थे कि जो हमारा यहाँ पर 1893 ईस्वी में हमारा विवेकानंद जी वो कहाँ गए थे? वो शिकागो गए थे भाषण देने। लेकिन हम अभी जस्ट बात कर रहे थे 1897 ईस्वी का। 1897 ईस्वी में विवेकानंद जी ने जो खोज किया वो किसका स्थापना किया? याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन का। तो रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किया गया है किसके द्वारा? याद रखिएगा वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब? 1897 ईस्वी में। क्या है? अब बात करें हम लोग महात्मा गांधी का, ये 1869 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। और 1893 ईस्वी में जो हमारा महात्मा गांधी जी वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए हैं। और उसके बाद वहाँ से जब लौटे हैं भारत, जो लौटे वहाँ से साउथ अफ्रीका से वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वहाँ से लौटे थे। और इसीलिए 9 जनवरी को आप लोग याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा क्योंकि 1915 जो है 9 जनवरी को वो महात्मा गांधी जी और साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 38 है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर है? तो ऑप्शन हमारा है भाग 3 अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं नहीं और प्रस्तावना में। तो याद रखिए संघीय शब्द जो है भारतीय संविधान में यह कहीं नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, भारतीय संविधान में ये कहीं नहीं है संघीय शब्द। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 39 हमारा है कि प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। तो विषम को पहचानना है हमारा लाल सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर और मृत सागर है। तो याद रखिए हमारा लाल सागर जो हमारा ये हमारा एक क्या है? तो समुद्र है, सागर है। लेकिन हम लोग बात करें यहाँ पर काला सागर, मृत सागर और कैस्पियन सागर, ये सभी हमारा क्या? ये झीलें हैं। इसीलिए हमारा ये तीनों तो सेम है क्योंकि ये तीनों झील है। लेकिन लाल सागर हमारा क्या? समुद्र, इसलिए ये हमारा अलग हो गया इन सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 40 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार या फिर उपन्यास के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार जो है वो उपन्यास के लिए दिया जाता है? याद रखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जो ये दिया जाता है किस लिए? उपन्यास के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 41 हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर अरण्य जो वो राजस्थान में नहीं है? तो याद रखिएगा हमारा सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में सही है। सांबर वन्यजीव अभयारण्य ये भी हमारा राजस्थान में, रणथंभौर भी राजस्थान में। लेकिन बात करें राजा जी का तो ये राजस्थान में स्थित नहीं है, ये स्थित है कहाँ पर? याद रखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, ये जो है राजस्थान में नहीं है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 42 हमारा कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो वो कहाँ स्थित है? याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई शिक्षा संस्थान जो वो ग्वालियर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्वालियर। और आपको याद रखिएगा जो रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। और पूछा जाता है प्रश्न कि जो हमारा रानी लक्ष्मीबाई है इसका समाधि स्थल कहाँ है? तो इसका समाधि स्थल याद रखिएगा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 43 हमारा कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? याद रखिए दल बदल से संबंधित जो हमारा संशोधन है वो 52वां संविधान संशोधन है। और इसी के तहत आप लोग याद रखिए 10वां अनुसूची जो है उसको जोड़ा गया है। 10वां अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। और ये किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 44 है कि काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में डैश देश का सदस्य होते हैं। याद रखिए काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में इसमें जो सहयोग कितने सदस्य हैं? याद रखिए 12 सदस्य इसका है। राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12, जो हमारा इसमें सदस्य है 12 देश। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 45 हमारा यहाँ की संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व को हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहे थे, किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक तत्व अर्थात सिद्धांत जो हमारा है वो
किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक जो है अपनी सुविधा अनुसार करता है। ये किसने कहा था? ये कहा था केटी शाह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केटी शाह। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में पूछा जा रहा है कि 1951 ईस्वी में अंजुस पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है इसका, वो यहाँ पर क्वेश्चन में ही बन जाता है आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंजुस, अंजुस से हमें आप लोग देख सकते हैं ए से हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, एन जे से न्यूजीलैंड और यूएस से आप लोग याद रख सकते हैं अमेरिका। तो इन तीनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हमारा अमेरिका। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 47 है हमारा कि जो हमारा पाक जल संधि है वो किन दो देशों के बीच है? अभी जस्ट बताया आप लोग पहले कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि ये सभी, ये दोनों किसके बीच है? याद रखिए भारत और श्रीलंका के बीच है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग रेड क्लिप रेखा के, तो रेड क्लिप रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और हमारा जो यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है, डुरंड लाइन किसी भारत और अफगानिस्तान के बीच। अगर पूछा जाए भारत और चीन के बीच तो याद रखिएगा मैकमोहन लाइन है। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि। और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 48 हमारा यहाँ है कि इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं थे? सार्क का कौन सा सदस्य नहीं? आप लोग को बताया हूँ कि पहले की वीडियो में कि सार्क का जो है टोटल 8 सदस्य है। सार्क में कितना सदस्य है? 8 सदस्य है। और आप लोग को बताया बिम्स्टेक एक है हमारा है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में टोटल कितना सदस्य है? तो आप याद रखिए यहाँ पर इस नाम से ही पता चलता है। देखिए यहाँ पर इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना लेटर है? तो 7 लेटर है। याद रखिए बिम्स्टेक में टोटल कितना देश हो जाएगा? 7 देश हमारा बिम्स्टेक में। अगर पूछा जाएगा सार्क में कितना देश सदस्य है, तो हमारा सार्क में 8 सदस्य है। वो कौन कौन सा है बता रहा हूँ आप लोग को, जस्ट याद रखिएगा। सार्क कंट्री जो हमारा है वो कौन कौन सा है याद रखिएगा आप लोग। एक और से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आप लोग याद रखिए हमारा सार्क का सदस्य ऊपर से बता रहा हूँ, इधर से पाकिस्तान अफगानिस्तान के इधर से याद रखिएगा। सबसे पहले हमारा अफगानिस्तान हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, नेपाल, भूटान और उसके बाद हमारा बांग्लादेश हो गया। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं टोटल 8 देश हमारा किसका है? सदस्य हो गया, वो हो गया सार्क का। और हम लोग बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक में आप लोग को क्या करना है? जो हमारा इधर का देश था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव, इन तीनों को हटा देना है। जब इस तीनों को हटाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचा। तो 5 कंट्री इधर हो गया। उसके बाद 2 कंट्री हमारा हो गया म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड ये दोनों देश इसमें जुड़ जाता है। टोटल 7 देश हो गया हमारा, ठीक है। तो 7 देश बिम्स्टेक में और सार्क में कितना हो गया? हमारा 8 देश हो गया। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, इसका तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो अभी जस्ट बताया तो आप याद रख सकते हैं म्यांमार हमारा सार्क का सदस्य ना हो गया। ये किसका है? ये बिम्स्टेक का सदस्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 हमारा है कि इनमें से 49 है कि हमारा पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है? याद रखिए पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता जो होता है वो होता है फर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, फर्म। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। आप लोग याद रखिएगा ओपेक का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो वियना में है। मुख्यालय या हेडक्वार्टर एक ही बात होता है, तो वो वियना में स्थित है। और आप लोग को बता दूं कि जो ओपेक का जो नवीनतम सदस्य वो कौन सा है? अंगोला है। अंगोला अभी जस्ट ज्वाइन हुआ इसमें ओपेक में। और आप लोग बता दूं कि यहाँ पर हमारा 50 जो है वो जीके का क्वेश्चन था जो कि कवर हो गया। अब हमारा यहाँ पर विज्ञान का स्टार्ट होगा। तो विज्ञान का 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग को पता है इसमें जो विज्ञान हमारा 25 रहता है उसी पर मैथ भी इसमें 25 सवाल रहता है। मैथ का कितना? 25 सवाल रहता है। और रीजनिंग कितना? 50 सवाल रहता है। तो इस जो ये हमारा सेट है इसका टोटल फुल सेट आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ। वहाँ पर मैथ रीजनिंग वगैरह सभी आप लोग को मिल जाएगा इस सेट में। तो आप लोग वो हम पर बना सकते हैं मैथ रीजनिंग को। उसमें आप लोग को टिक लगा हुआ रहेगा मैथ रीजनिंग में, तो बना सकते हैं अपने से मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग सेट पर डे जरूर लगाइए मैथ रीजनिंग का, ताकि स्पीड बना रही है और आप लोग एग्जाम में कम टाइम में इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न आ जाता है कि
प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन के भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, प्रोटॉन की समान संख्या और न्यूट्रॉन के भिन्न भिन्न संख्या वाले जो परमाणु है उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समस्थानिक। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो उसको भी हम लोग समस्थानिक ही बोलते हैं। लेकिन पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संख्या समान लेकिन हमारा परमाणु संख्या भिन्न है, तब हो जाएगा समभारिक। द्रव्यमान संख्या समान तो समभारिक। समभारिक में आप लोग याद रख सकते हैं समभारिक। आप लोग भारिक से याद रख सकते हैं भारिक अर्थात द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसका जितना रहेगा उतना ही भारी होगा। समभारिक से याद रख सकते हैं समभारिक अर्थात समान द्रव्यमान होगा। समान द्रव्यमान होगा और भिन्न हमारा परमाणु संख्या होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? समभारिक। लेकिन बात करें समस्थानिक, स्थानिक किसको बोलते हैं? उसका क्रम होता है, कौन सा क्रम, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानिक। इसका कौन सा स्थान है? तो समस्थानिक से याद रखिएगा सम क्रम मतलब सम परमाणु संख्या। अगर हमारा परमाणु संख्या वो समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा तो उसको बोलते हैं समस्थानिक। और इंग्लिश में बोलते हैं समस्थानिक को आइसोटोप्स और इंग्लिश में बोलते हैं समभारिक को आइसोबार्स। अगला प्रश्न में प्रश्न संख्या 52 है कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति जो वो अपरिहार्य रूप से प्रभावित हो जाते हैं हंटिंगटन रोग से। किससे? हंटिंगटन रोग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंटिंगटन रोग। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 53 है कि एक किशोर अवस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? याद रखिएगा जो हमारा सिस्टोलिक बटे डिस्टोलिक होता है समान रक्तदाब जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 54 हमारा है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार जो किया गया है वो याद रखिएगा वोल्टा के द्वारा। इसका जो फुल नाम हो जाएगा अलेसेंद्रो वोल्टा। जो क्या हो जाएगा? अलेसेंद्रो वोल्टा हो जाएगा बैटरी का आविष्कार करने वाला। कौन हो जाएगा? अलेसेंद्रो वोल्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये तो भौतिक का क्षेत्र हो गया बैटरी, तो बैटरी का आविष्कार किया वोल्टा के द्वारा। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में अलेसेंद्रो वोल्टा ने किसका आविष्कार किया? याद रखेगा मीथेन का। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। तो मीथेन का भी आविष्कार इसी के द्वारा किया है। किसके द्वारा? अलेसेंद्रो वोल्टा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 हमारा यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 55 आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? तो याद रखिए हमारा कैसे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैसे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 56। और प्रश्न संख्या 56 आप लोग को पूछा जा रहा है कि कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए कस्टर्ड पाउडर के तैयार करने में समानता प्रयोग किया जाता है वो मक्का का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मक्का। और आप लोग याद रखिए इसे तो बहुत चीज़ में मिलाया जाता है, मक्का गेहूं और सब भी मिलाया जाता है, लेकिन समानता यहाँ पर पूछा जा रहा है तो ऑप्शन के अनुसार मक्का ही मारिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57 हमारा है कि LHC मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो LHC मशीन के लिए संक्षिप्त रूप है वो कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा इसका संक्षिप्त रूप जो है LHC का वो है हमारा, सॉरी किसका संक्षिप्त रूप ये पूछा जा रहा है तो हमारा LHC का फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा लार्ज हेड्रॉन कॉलिडर। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा LHC का फुल फॉर्म लार्ज हेड्रॉन कॉलिडर। और ये क्या है? एक हमारा मशीन है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 58 हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 58 में आप लोग पूछा जा रहा है कि जीवन के रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो ये सिद्ध किया गया आप लोग याद रखिएगा जो हमारा जीवन के रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति है हमारा इसी इसको सिद्ध किया गया है प्रयोगशाला में मिलर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, मिलर। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 59 है कि प्रश्न संख्या 59 में पूछा जा रहा है कि मृग मरीचिका बनाने वाले प्रघटना को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 60 है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो याद रखिएगा न्यूनतम वेग से कांच में जो संचलन करता है वो बैगनी प्रकाश करता है। आप लोग याद रखिएगा बैगनी प्रकाश का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है और इसका वेग भी सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बैगनी किरण। और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो लाल का होता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 61 है कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक है? तो याद रखिएगा सहायक जो हमारा साबुन है या सरफ है जो सफाई में इसलिए बेहतर सहायक है क्योंकि यह क्या करता है कि जो हमारा घोल है घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है जिसके कारण जो हमारे घोल है वो क्या होता है कि जो हमारा कपड़े है उसमें आसानी से
घुस जाता है और उसके बाद वहाँ पर जितना भी गंदगी होता है कपड़े में सबको निकाल देता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 62 हमारा कि 62 में प्रश्न है कि हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। याद रखें हेमिकार्डेटा में जो उत्सर्जन होता है वो होता है कोशिका गुच्छ के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका गुच्छ। और कोशिका गुच्छ को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इसी को बोलते हैं किसी को, तो कोशिका गुच्छ को एक नाम और है ग्लोमेरुलस। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 63 है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। याद रखिए मानव हड्डी का जो मुख्य घटक है वो कैल्शियम है। जैसे हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट उसमें रहता है। तो अगर ऑप्शन के अनुसार इस प्रकार रहे फास्फोरस और कैल्शियम दोनों रहे तो कैल्शियम लगाना है, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो दोनों मानव हड्डी में पाई जाती है, भी आप लोग को भी पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 64 यहाँ पर है कि वायु को संतृप्त कब माना जाता है। याद रखिए वायु को संतृप्त तब माना जाता है जब इसमें जलवाष्प का अंश जो है वो अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 65 है हमारा कि रेक्टिफायर्स का प्रयोग डैश में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा रेक्टिफायर्स का प्रयोग जो किया जाता है वो डीसी को एसी में बदलने की, सॉरी डीसी को एसी में नहीं, एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसी को अगर डीसी में बदलना है तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो रेक्टिफायर्स, अर्थात हिंदी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिंदी में उसको बोल सकते हैं आप लोग दिष्ट कार्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्ट कार्य। अर्थात एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दिष्ट कार्य अर्थात रेक्टिफायर से प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग बात करें डीसी को एसी में कौन चेंज करता है, याद रखिए डीसी को एसी में चेंज करता है वो कौन करता है, याद रखिएगा हमारा जो हमारा आप याद रखिएगा ये हमारा क्या कहते हैं, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जो हमारा है वो डीसी को एसी में करता है चेंज, और एसी को डीसी में कौन हो गया, रेक्टिफायर्स हो गया। अगला प्रश्न प्रश्न के 66 देखिए अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग में जिसमें गलाना और पकाना शामिल है वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसको हम लोग पायरोमेटालर्जी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा पायरोमेटालर्जी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपना यहाँ पर प्रश्न संख्या 67, और प्रश्न संख्या 67 में हम लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पर कि देखिए प्रश्न संख्या 67 हमारा क्या है, तो याद रखिएगा कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है। तो इधर क्वालिटी थोड़ा कम होगा प्रश्न का, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, आप लोग गौर से सुनिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। इसे दिखेगा ही लेकिन थोड़ा क्वालिटी कम दिखेगा क्योंकि इधर प्रिंट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा। वो कौन सा पदार्थ है वो कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है, याद रखिएगा, लेकिन ध्वनि तरंग में वो नहीं दिखता है। याद रखिएगा ध्रुवन वो कर रहा है, ध्रुवन जो सिर्फ प्रकाश तरंग में ही मतलब दिखता है, लेकिन विवर्तन अपवर्तन व्यतिकरण ये सभी जो है वो सभी में दिखता है, लेकिन हमारा यहाँ पर है ध्वनि तरंग में भी ये दिखता है, लेकिन ध्रुवन सिर्फ प्रकाश तरंग में दिखता है, ये इसमें ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवन। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 68 है कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। याद रखिए बीजों को संरक्षित किया जाता है वो ठंड और शुष्क स्थिति में संरक्षित किया जाता है। किस स्थिति में, तो ठंड और शुष्क स्थिति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 69 है कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो याद रखिएगा नारियल का जो खाने वाला भाग होता है वो होता है भ्रूणपोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भ्रूणपोष। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 70 है कि टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है, तो कौन सी धारा है जो टेलीफोन लाइन में बहती है। तो याद रखिए वो है विद्युत ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं तो जो हमारा ध्वनि है वो मोबाइल अपने में लेता है, तो ध्वनि ऊर्जा को वहाँ पर जो हमारा विद्युत ऊर्जा में चेंज गया, तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो गया, मोबाइल कन्वर्ट किया, उसके बाद वो विद्युत ऊर्जा के रूप में जाएगा जिससे हम लोग बात करें, वहाँ पर जाकर विद्युत ऊर्जा के रूप में, फिर वहाँ पर विद्युत ऊर्जा जो है वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर फिर उसको सुनाई देगा। तो इस पर आप याद रख सकते हैं कि टेलीफोन लाइन में जो बहने वाली धारा वो कौन सा है, विद्युत ऊर्जा है। अगला प्रश्न पर प्रश्न 71 है कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो ये हटाया जा सकता है स्कंदन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कंदन। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 72 है कि यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो एक से अधिक को हम लोग बोल सकते हैं मल्टी प्रोसेसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसर। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 73, और प्रश्न संख्या 73 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि SMPS के पूरा नाम क्या है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग क्या है हमारा SMPS। इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, याद रखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है
स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई अर्थात हम लोग बोल सकते हैं इसका स्विच मोड बिजली का आपूर्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, जो वो SMPS का फुल फॉर्म है और इसको हम लोग बोल सकते हैं स्विच मोड बिजली आपूर्ति। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जो है जो दिया जाता है वो ऑप्शन के अनुसार ही चूज करना पड़ता है। इसे तो SMPS का बहुत सारा फुल फॉर्म निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो वो स्विच मोड जो हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 74 है कि इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। तो इनमें कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, तो देख सकते हैं रेडॉन, आर्गॉन, नियॉन, ये सभी हमारा अक्रिय गैस है, लेकिन कार्बन जो हमारा ये अक्रिय गैस नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट जीके जीएस साइंस का क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन है कि जब ग्रेनाइट चट्टानों का कायांतरण होता है तो वो किसमें परिवर्तित होता है। याद रखिए ग्रेनाइट चट्टान जब परिवर्तित होता है वो नीस में हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नीस। तो इस पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 75 जीके जीएस हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैथ से स्टार्ट हो जाता है, 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। तो इसका आप लोग को PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आशा करते हैं सभी 75 क्वेश्चन आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।